केपलर ने जो अपना पहला नियम दिया था वो कक्षाओं ऑर्बिट्स का नियम था। केपलर ने बताया कि जो प्रत्येक ग्रह है वो सूर्य के आसपास दीर्घवृत्तीय कक्षा में या इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा करता है। अब देखिए, इसको यहाँ मैंने बताने का प्रयास किया है कि ये एक दीर्घवृत्तीय कक्षा है, ये किसी एक ग्रह की कक्षा हो सकती है। देखिए, और ये यहाँ प्लेनेट, इसको P से दर्शाया है इस प्लेनेट को, और ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है और सूर्य इसकी एक नाभि पर है। ये देखिए, इसकी इस दीर्घवृत्त की दो नाभियां हैं, F1 और F2, और इसकी एक नाभि F1 पर ये सूर्य स्थित है। तो हमने ये समझा कक्षाओं या ऑर्बिट के नियम में कि जो ग्रह है, हर ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में एलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा करता है और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। यहाँ देख लीजिएगा, ये जो अक्ष है इसको हम लघु अक्ष कहते हैं और ये वाली जो अक्ष है इसको हम कहते हैं दीर्घ अक्ष। तो ये XY हमारी दीर्घ अक्ष है और XO और YO इन्हें हम कहेंगे अर्ध दीर्घ अक्ष, क्योंकि ये दीर्घ अक्ष का आधा है यहाँ O तक और फिर दीर्घ अक्ष का आधा है Y तक। तो XO और YO हमारी कहलाएगी अर्ध दीर्घ अक्ष। अब दूसरे नियम पर आते हैं। दूसरा नियम है क्षेत्रफलों या एरियाज का नियम। यह नियम यह है कि जब ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, तो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा, जैसे ग्रह मान लीजिए A पर है और एक समय अंतराल के बाद वह A से B पर आता है, तो जो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा है, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा यहाँ SA हो गई, यहाँ SB हो गई। तो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो मान लीजिए वो किसी समय अंतराल में A से B पर आया है और उसी समय अंतराल में D से C पर आया है, तो जो क्षेत्रफल SAB होगा वही क्षेत्रफल SDC होगा। मतलब किसी भी ग्रह द्वारा प्रति सेकंड जो तय किया गया एरिया है वो इक्वल होगा, जिसे हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं। कक्षीय वेग ग्रहों का नियत रहता है। और बच्चों, ये नियम इस प्रेक्षण से भी प्रकट होता है, ये पाया गया है कि ग्रह उस समय धीमी गति करते हैं। देखिए, ग्रह उस समय धीमी गति करते हैं, प्रतीत होते हैं, जब वे सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ी दूरी अधिक है ग्रह की सूर्य से इन जगहों पर। और सूर्य के निकट होने पर, जैसे ये यहाँ है, थोड़ा तुलनात्मक रूप से निकट है, तो ग्रहों की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। क्या समझे कि ये नियम इस प्रेक्षण से प्रकट होता है कि ग्रह उस समय धीमी गति करते प्रतीत होते हैं जब वे सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं, और सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। हम तीसरे नियम पर आते हैं और ये नियम है आवर्तकालों या टाइम पीरियड्स का नियम। ग्रहों, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल मतलब ग्रह की एक परिक्रमा में लगा समय, तब ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में या इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं, ये हमने अभी समझा है, और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। तो किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, मतलब ग्रह जब सूर्य के आसपास इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं, तो एक परिक्रमा में लगा समय जो है वो परिक्रमण काल कहलाता है। तो उस परिक्रमण काल का वर्ग, मतलब इस एक पूरी परिक्रमा में लगा समय या इस ग्रह द्वारा इस पूरी परिक्रमा में लगा समय कहलाता है परिक्रमण काल। वो उस ग्रह द्वारा अनुरेखित जो दीर्घवृत्त है, किसी भी ग्रह का दीर्घवृत्त, जैसे मान लीजिए ये ग्रह 1 है, तो ये इसके द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त है। ये अंदर वाले ग्रह को देखिए, ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में ग्रह 2 है, तो इसके द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त, इनके अर्ध दीर्घ अक्ष जो है उसके क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है।
आइए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये आप यहां देखिए, इस जगह मैं बताने का प्रयास करता हूं कि ये एक्स वाई हमारी दीर्घ अक्ष है, ठीक है। तो अभी हमने चर्चा की थी कि एक्स ओ जो है वो अर्ध दीर्घ अक्ष है। तो आप ये ध्यान रखिए कि एक्स ओ जब ये अर्ध दीर्घ अक्ष है तो ये तीसरा जो नियम है वो इसी पर आधारित हम नियम है और इसी को हम समझेंगे। तो एक्स ओ हमारा अर्ध दीर्घ अक्ष है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहां देखते हैं, हम अपने नियम पर आ जाते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए प्लेनेट 1 है, ये देखिए प्लेनेट 1 है और इसका जो परिक्रमण काल है वो कैपिटल टी है। अब यहां इसके अर्ध दीर्घ अक्ष की दूरी देखिए, ये यहां से इसके केंद्र से ये जो दूरी है, ये यहां तक, इस दूरी को आप देखिए, ये दूरी है कैपिटल आर, ठीक है। अर्ध दीर्घ अक्ष की दूरी कितनी है? कैपिटल आर। तो ये नियम ये कहता है कि कैपिटल टी का जो स्क्वायर होगा वो कैपिटल आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अब इस अंदर वाले आप ग्रह को देखिए, ग्रह 2 को, इसका जो परिक्रमण काल है वो स्मॉल टी है। तो जो स्मॉल टी का स्क्वायर होगा वो इसके अर्ध दीर्घाक्ष स्मॉल आर, ये देखिए इसका अर्ध दीर्घाक्ष तो इतना ही बड़ा है, अर्ध दीर्घाक्ष की दूरी देखिए इसकी स्मॉल आर है, तो वो स्मॉल आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा या समानुपाती होगा। मतलब हर ग्रह जो है उसका जो परिक्रमण काल होगा, जैसे ये अंदर वाला ग्रह है, सपोज बुध है, ये इसके बाद शुक्र है, तो इनके जो परिक्रमण काल होंगे डेफिनेटली अलग अलग होंगे। वो परिक्रमण काल इनकी अर्ध दीर्घाक्ष की, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग अर्ध दीर्घाक्ष की जो दूरियां होगी उनकी तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होंगे। परिक्रमण काल के वर्ग अर्ध दीर्घाक्ष की दूरियों के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होंगे। तो बच्चों हम ये समझ गए कि किसी भी एक पर्टिकुलर कक्षा के लिए, सपोज ये मान लीजिए इस ग्रह 2 की कक्षा को देखिए, इस ग्रह 1 की कक्षा को देखिए, किसी भी एक ग्रह की पर्टिकुलर कक्षा के लिए यहां से आप देखिए T²/R³ जो है वो निश्चित रहेगा, उसका मान कांस्टेंट रहेगा। तो इस कक्षा के लिए T²/R³ कांस्टेंट रहेगा, इस कक्षा के लिए भी T²/R³ कांस्टेंट रहेगा, इसकी अगली कक्षा के लिए भी T²/R³ कांस्टेंट रहेगा। और कक्षा बदल जाने पर T²/R³ का मान भी बदल जाएगा।